गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर्स की आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, एसी जनरेटर। ठीक है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़े थे तो वहाँ पे फैराडेज लॉ में क्या लिखा था हम लोगों ने? फैराडेज लॉ में लिखा था इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस करंट। तो जो फ्लक्स फाई बी था वो हमारा कैसे लिखते थे हम लोग? फाई बी विल बी इक्वल टू बी ए और डी टी, और इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। तो पहला जो केस था हम लोगों ने उसमें देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे, ठीक है, तो भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा मोशनल ईएमएफ देखा। उसमें हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल एरिया को, जो एरिया था, एरिया ऑफ लूप, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करके हम लोगों ने करंट इंड्यूस करी। उसका नाम दिया हम लोगों ने इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो हमारा जनरेटर है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? ना बी को वैरी करेंगे ना ए को वैरी करेंगे, दोनों की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इस बार हम लोग थीटा को वैरी करेंगे। थीटा को वैरी करेंगे मतलब कि थीटा को वैरी करेंगे मतलब कि थीटा को वैरी करेंगे मतलब कि ये सपोज ये वो लूप है, इसका डायरेक्शन, ठीक है, जस्ट अपवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द फ्रेम ऑफ पेपर। ठीक है। और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस लूप को रोटेट कराएंगे। इस लूप को रोटेट कराएंगे तो क्या होगा कि जो इसका डायरेक्शन है, बी और ए के बीच का जो डायरेक्शन है, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है, वो वैरी करेगा। अब उस सिचुएशन में अगर वैरी करेगा तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो करंट इंड्यूस करने का काम करेगी। और यही हमारा बेसिक, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल है एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ द लूप के बीच का जो डायरेक्शन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कराते हैं, और काफ़ी फास्ट वेरी कराते हैं, जिसके कारण करंट इंड्यूस होने का, ठीक है, करंट इंड्यूस होती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या एसी जनरेटर में होगा। एसी जनरेटर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जो लूप है उसको आप रोटेट करोगे तब ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो डेफिनेटली यू आर प्रोवाइडिंग सम मैकेनिकल एनर्जी टू रोटेट दैट लूप। ठीक है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी, वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। द जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। ये जिसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड है। ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले भी बताई आप लोगों को, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा करंट इंड्यूस होने का काम करेगा। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी से ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही अभी जस्ट समझाया कि इसमें जो कॉन्सेप्ट रहता है, जो प्रिंसिपल रहती है, प्रिंसिपल ये रहती है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, और उस चेंजिंग ओरिएंटेशन के कारण करंट इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है। और ओके, देखिए बेसिक जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारा, बेसिक जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारा जनरेटर का, कुछ ऐसा होता है। एक नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में करंट लूप डाल दिया जाता है, ये आउटपुट करंट लेने के लिए, और ये हमारा, ठीक है, कॉइल का, ठीक है, जो हमारा लूप है उसका सेंटर है। अब ये लूप जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में घूम रही है। ठीक है। करंट का जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है। तो अभी अगर एग्जैक्टली सिचुएशन पे है तो उस सिचुएशन पे करंट, जो इसका डायरेक्शन होगा वो जस्ट परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा। तो उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी कि कॉस 90। ठीक है। पर कॉस 90, थीटा की वैल्यू 90। पर जब यही कुछ ऐसे हो जाए तो उस सिचुएशन में इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? लूप का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर के अलॉन्ग। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर है? इधर ही के अलॉन्ग। तो उस समय थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। उस सिचुएशन पे कितना हो जाएगा हमारा? 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बी भी फिक्स है, ए भी फिक्स है। एक बार कॉस 90 लिए और एक बार कॉस 0 लिए, तो आप यहाँ देखोगे इसकी वैल्यू 0 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू बी ए है, यानी मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट है। ठीक है। यानी कि 90 से ये 0 डिग्री आने पे,
ठीक है। अगर 90 पे क्या देख रहे हो कि इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको जैसे जैसे लेकर के कहाँ जा रहे हो, एक सेकेंड। आप क्या देख रहे हो, 90 पे इसकी वैल्यू 0 है, 90 पे इसकी वैल्यू 0 है। जैसे जैसे आप इसको लेकर के जा रहे हो 0 डिग्री पे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई। यानी कि फिर मैक्सिमम हो गई, फिर से वो रोटेट करना शुरू करेगा, फिर से वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, तो फिर से वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है। एक टाइम पे जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है, उस सिचुएशन पे इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो जाती है। फिर जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते हो, ठीक है, फिर से उसकी वैल्यू थीटा से चेंज करके 90 डिग्री पे हो जाती है, और इसकी वैल्यू फिर से मिनिमम हो जाती है और 0 डिग्री पे आ जाती है। फिर अगर आप फर्दर आप इसको रोटेट कराओगे, तो इस बार थीटा हमारा नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। तो एक जगह पे आएगा कॉस पाई हमारा, जहाँ पे उसकी वैल्यू -1 होगी। तो आपको उस सिचुएशन पे, ठीक है, आपको ईएमएफ तो मिलेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन कितना होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि पहले अगर ये डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ हो रही थी, तो अब चेंज करके हमारा ईएमएफ का डायरेक्शन हो जाएगा कुछ ये। ठीक है। यानी कि जब लूप एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, तो उस सिनारियो पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो फर्स्ट हाफ के लिए पॉजिटिव करंट प्रोड्यूस करेगा, सेकेंड हाफ के लिए नेगेटिव करंट प्रोड्यूस करेगा। अगर आप दोनों का एवरेज देखोगे तो 0 होगा, पर ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ के लिए पॉजिटिव करंट, सेकेंड हाफ के लिए नेगेटिव करंट प्रोड्यूस करने का काम करेगी। चूंकि यहाँ पे ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है, जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, दोनों की पोलैरिटी एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है, रिवर्स हो जा रही है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जा रही है, अल्टर कर जा रही है ना। पहले जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरे टाइम जब, ठीक है, दूसरे टाइम जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो नेगेटिव साइड पे है। यानी करंट का डायरेक्शन अल्टर अल्टर कर गई। इसीलिए इस तरह के करंट को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। इसमें जो करंट की वैल्यू है वो भी फिक्स नहीं, देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, एक जगह पे मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करके 0, फिर एक जगह पे मैक्सिमम, फिर डिक्रीज करके 0। यानी करंट की भी वैल्यू डिक्रीज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। और पोलैरिटी भी, एक ही कंप्लीट साइकिल में पोलैरिटी जो प्रोड्यूस होगी करंट की, दो अलग अलग डायरेक्शंस होंगे। इसलिए इस तरह के करंट्स को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट्स यानी कि वैसे करंट्स जो अपने डायरेक्शंस को रिवर्स करते हो। जैसे कि आप याद करो, डीसी करंट्स में कैसा होता था, एक बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल फिक्स होता था, एक नेगेटिव टर्मिनल फिक्स होता था। यानी कि आपको जो करंट मिलेगा वो फिक्स होता था कि इसी डायरेक्शन पे मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते थे डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट्स में क्या है कि ये अगर सोर्स है, ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए देख रहे हो तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। पर अगर आप सेकेंड हाफ साइकिल के लिए देख रहे हो तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। यानी करंट का डायरेक्शन एक बार ये था, दूसरे टाइम ये हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर जा रही, अल्टर कर जा रही, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ओके। ओके। अब आप किसी भी इंस्टेंट पे थीटा मेजर करने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो जो हमारा लूप है वो रोटेट कर रहा है अपने ही पोजीशन पे, लेट उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। आप किसी भी टाइम पे मेजर करना चाहते हो कि उसकी वो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या है, थीटा फाइंड करना चाह रहे हो, तो ओमेगा याद करो कि सर्कुलर मोशन के केस में, रोटेशनल मोशन के केस में ओमेगा इज द लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, उसके साथ टी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देने का काम करेगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विच इज द बेसिकली बी और ए के बीच का एंगल है। तो आपको अगर पता है कि वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है, तो आपको ये भी पता होगा, ठीक है। अगर आपको पता चल गया कि एंगुलर वेलोसिटी उसकी वो है, आप किसी इंस्टेंट टाइम पे टी पे फाइंड करना चाहते हो कि बी और ए के बीच का एंगल कितना है, तो आप जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब जब आपको थीटा की वैल्यू पता चल गई, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है। फाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी ए कॉस ओमेगा टी। तो अगर टाइम रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे इन दोनों का, जो कि इंड्यूस ईएमएफ देने का काम करेगी, तो डी बाई डी टी से डिफ्रेंशिएट करेंगे, बी की वैल्यू कांस्टेंट है, ए की वैल्यू कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा, और हमारे पास बचेगी बी ए कॉस ओमेगा टी। में देखो ओमेगा टाइम के रिस्पेक्ट में डिपेंड, ये जो
कॉस ओमेगा टी है वो टाइम पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि ये जो है डेरिवेटिव्स डी टी पे रन करेगी, यानी कि आपका वैल्यू हो जाएगा बी ए डी कॉस ओमेगा डी टी। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी बी ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। तो जो आपकी इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होगी। ठीक है, तो बी ए ओमेगा जो हमारा है, और ये साइन ओमेगा टी, आप थोड़ा सा ऑसिलेशंस वाला केस याद करो वेव्स के केसेस में, तो ये जो साइन के आगे लिखा रहता था वो, ठीक है, उस वेव का एम्पलीट्यूड होता था। तो ये हमारा जो इस इंड्यूस ईएमएफ का एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो बी। मैग्नेटिक फील्ड आपने कितनी अप्लाई करी है, ठीक है, ए, यानी जो आपने लूप यूज कर रहे हो उसका एरिया कितना है, ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि आप कितनी वेलोसिटी से उसको रोटेट करा रहे हो, एंड दी साइन ओमेगा टी, यानी इन दोनों के बीच का जो जो बी और ए के बीच का जो एंगल चेंज कर रहा है। तो याद करो कि वहाँ के केस में ये हमारा जो साइन से पहले फंक्शन होता था उसका जो वैल्यू जो होती थी वो एम्पलीट्यूड होता थी। ठीक है, एम्पलीट्यूड होती है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ एनी वेव फंक्शन। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है वो कब हो सकती है, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब 1 होगी तो ई की वैल्यू बी ए ओमेगा है, विच इज द बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो इसको चाहे तो हम लोग अल्टरनेटिव फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे हम लोगों ने ई नॉट को क्या ले लिया है, बी ए ओमेगा है हमारा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ए इज द एरिया ऑफ लूप, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा वो सिंपली इंड्यूस ईएमएफ ऐसा नहीं होगा कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू सम, यू विल गेट सिंपली वैल्यू लाइक 10 वोल्ट। वहां पे आपको क्या मिलेगा, 10 वोल्ट 10 वोल्ट साइन ओमेगा टी। यानी कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो किसी इंस्टेंट पे आपकी वैल्यू इंक्रीज करती हुई होगी, किसी इंस्टेंट पे वैल्यू आपकी डिक्रीज करती होगी। अगर आप टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बनाओ तो आपका ग्राफ क्या देखोगे, ई इजकल टू क्या हमारा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, साइन ओमेगा टी है, तो इंड्यूस ईएमएफ का जो ग्राफ होगा वो सिंपली साइन का ग्राफ होगा विथ एम्पलीट्यूड ई नॉट। तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे साइन का, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वो हमारा ई नॉट होगा, और इधर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो माइनस हमारा ई नॉट होगा। ठीक है, ये हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो जो हम लोगों का इंड्यूस ईएमएफ है, हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। और वो कैसा चेंज कर रहा है, तो फर्स्ट एक ही साइकिल में, अगर आप सिर्फ एक साइकिल के बारे में बात करो तो एक ही साइकिल में करंट का डायरेक्शन अल्टर्ड कर रही है, इसलिए इसका नाम अल्टरनेटिव करंट है। अब एक और क्वेश्चन आता है, अब अगर ये वेव है तो इसकी कुछ एक फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, तो वो एक सेकेंड में कितने टाइम्स अपने पोलैरिटी को बदलने का काम करती है। ठीक है, पोलैरिटी बदलने का काम करती है, कहने का मतलब है, पोलैरिटी बदलने का मतलब कि आपने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया, क्या देख रहे हो कि इंड्यूस ईएमएफ का कुछ ऐसा ग्राफ है, आपने एक सेकेंड तक मेजर करने का काम किया, और आपने क्या देखा कि इसमें, ठीक है, आपने मेजर यहाँ तक किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल इसमें कितने साइकिल्स हो गए हमारे, एक साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल कितना है, एक आप एक डाउन मिल करके हमारा कितना बन रहा है, एक साइकिल, यानी एक साइकिल, दो साइकिल, थ्री साइकिल, यानी टोटल आपके एक सेकेंड में कितने साइकिल्स हो गए, तो 3 साइकिल्स हो गए। तो आप क्या बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव इज 3 हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि करंट, एसी करंट जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू हाइड्रो, जो हम लोग वाटर करंट्स प्रोड्यूस करते हैं वाटर्स के थ्रू, ठीक है, तो जो बड़े बड़े हाइड्रो प्लांट्स लगा करके या फिर थर्मल पावर प्लांट लगा करके, ठीक है, तो वहाँ पे जो साइकिल्स जो करंट प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है।
ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में 60 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि 1 सेकेंड में जो करंट हमारा अल्टर करता है, ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन पोलैरिटी बदलती है वो लगभग 60 टाइम्स होती है। और इसी कारण हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, इसी कारण हम लोगों को क्या दिखाई देता है, अगर आप वहां पे ग्राफ बनाने जाओ, ठीक है, ठीक है, वहां पे ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो आपकी ग्राफ अल्टरनेटिव करंट के लिए कैसी दिखेगी, यहाँ से ये वैल्यू इंक्रीज करते हुए दिखेगी और ये कुछ ऐसे डिक्रीज करते हुए रहेगी। और हम लोगों की जो आइज है उनका आई साइटनेस का क्या कहती है, 1/10 टाइम्स अगर कुछ वैरी कर रही हो पर सेकेंड तो हम लोग देख सकते हैं, पर यहाँ 1/60 टाइम्स है तो ये तो विजिबल होगा ही नहीं, इतना ज़्यादा वेरिंग कर चीज़ को देख नहीं सकते हैं। तो हम लोगों को क्या नज़र आता है या हम लोग क्या फील करते हैं, ठीक है, जो हम लोगों की बल्ब होते हैं वो भी अल्टरनेटिव करंट के साथ ही अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, पर इनकी फ्रिक्वेंसी कुछ इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोगों को कंटिन्यूस फील होता है। और हम लोग क्या फील करते हैं कि यहाँ पे एक बार वैल्यू पहुंची कांस्टेंट, ये वैल्यू है हमारी ई नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज पे पहुंच गई और कांस्टेंट है, पर एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होती है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही होती है और 1 सेकेंड में 60 टाइम्स अपने करंट जो का डायरेक्शन जो है अल्टर्ड होने का काम करता है। ठीक है, और इंडिया में हमारा 1/50 टाइम्स अल्टर्ड होती है। ओके, और हम लोग जो वाइड लेवल पे यूज करते हैं, ठीक है, वो हम लोगों का एसी करंट ही होता है। ठीक है, जो हम लोगों के घरों में यूज होती है उसके एसी करंट्स भी होते हैं, एसी करंट्स का अपना ही एडवांटेज है। ठीक है, इसके लिए एक नेक्स्ट चैप्टर हमारा अल्टरनेटिव करंट ही है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट्स में आएंगे हम लोग देखेंगे कि जैसे अभी तक हम लोगों का कैपेसिटर्स था, ठीक है, कैपेसिटर्स का डीसी करंट के साथ जो बिहेवियर था, जैसे ही उसको हम लोग एसी करंट पे लेकर के आते हैं उसका बिहेवियर एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर जाता है। ठीक है, इवन कैपेसिटर्स में डीसी करंट के टाइम किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं था, पर जैसे ही आप उसको एसी करंट में अटैच करते हो इट गॉट सम रेजिस्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस का भी कैन, इंडक्टेंस जो हमारा था, इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस, वहां पे भी आप लोगों ने क्या देखा था कि सेल्फ इंडक्टेंस है, अगर ये कोई कॉइल है इसमें करंट फ्लो करने के लिए छोड़ो, अगर आप एसी करंट छोड़ रहे हो तो एसी करंट क्या कहती है कि एसी करंट टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिंग है। इसका मतलब है कि इसमें डेफिनेटली सेल्फ इंडक्टेंस, यानी इसमें जो एल की वैल्यू, कैपिटल एल की वैल्यू है, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ठीक है, यानी कि एसी करंट के केस में काफी चीजें बदल जाती हैं, इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अल्टरनेटिव करंट्स एंड इट्स बिहेवियर विद कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंस। ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे, एलसीआर सर्किट। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों का रेजोनेंस पे काम करते हैं, हम लोग घर पे बैठे बैठे रिमोट्स पे चेंज करते हैं टीवी, सॉरी, टीवी से को यूज करके हम लोग रिमोट को, ठीक है, रिमोट को यूज करके हम लोग टीवी से चैनल बंद, रिमोट को यूज करके हम लोग टीवी के चैनल्स बदलते हैं, तो हम लोग वो रेजोनेंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट टॉपिक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पे जनरेटर। ठीक है, आप इसका एकदम प्रॉपर नोट्स बनाना, एकदम प्रॉपरली लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसमें आराम से ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया हुआ है, 2020 के एग्जाम्स में नहीं आया, इसका मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितना ये नोट्स में है, ठीक है, अगर उतना लिख देते हो तो 6 आउट ऑफ 6 आपका कंफर्म है। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।